जय हिंद दोस्तों। लेट्स स्टडी 41 में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूँ घनश्याम यादव। दोस्तों, मेरे द्वारा आप लोगों को भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ाया जा रहा है और दोस्तों, मेरे द्वारा आप लोगों को ऑल कंपटीशन से संबंधित प्रश्नों को हल कराया जा रहा है। दोस्तों, मेरे द्वारा अभी तक आप लोगों को भारत के प्राचीन इतिहास में भारत का प्राचीन इतिहास भाग 1 से लेकर के भाग 51 यानी 51 तक पढ़ाया जा चुका है और आज हम आपको पढ़ाएंगे भारत का प्राचीन इतिहास भाग 52 यानी 52, जिसमें हम लोगों को ब्राह्मण साम्राज्य भाग 3 के बारे में पढ़ना है। और दोस्तों, इसमें भी हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे सातवाहन वंश के बारे में, उसके बाद पढ़ेंगे सातकर्णी के बारे में, फिर पढ़ेंगे हॉल के बारे में, उसके बाद पढ़ेंगे गौतमी पुत्र सातकर्णी के बारे में और उसके बाद कुछ अन्य तथ्य हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले ब्राह्मण साम्राज्य भाग 3, जिसमें सातवाहन वंश सबसे पहले आ रहा है, उसके बारे में हम लोग पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले सातवाहन वंश में पहला प्रश्न बन रहा है, सिमुक के मृत्यु के बाद सातवाहन वंश का शासक कौन बना था? सिमुक के मृत्यु के बाद सातवाहन वंश का शासक कौन बना था? तो दोस्तों, इसका उत्तर है सिमुक के मृत्यु के बाद सातवाहन वंश का शासक उसका छोटा भाई कृष्णा या कान्हा शासक बना था और कान्हा के बाद इसी का पुत्र सातकर्णी शासक बना था। तो ध्यान देंगे, जब सिमुक की मृत्यु हो जाती है तो उसी का छोटा भाई कृष्णा या कान्हा, यानी कि उसे कृष्णा भी कहा जाता था और कान्हा भी कहा जाता था। याद करने के उद्देश्य से आप लोग ध्यान देंगे, भगवान कृष्ण को याद करेंगे। सिमुक की मृत्यु के बाद उसका छोटा भाई कृष्णा या कान्हा शासक बनता है और जब कान्हा नहीं रहता है तो उसके बाद उसी का पुत्र सातकर्णी शासक बनता है। तो प्रश्न आया, सिमुक की मृत्यु के बाद सातवाहन वंश का शासक कौन बना? आप उत्तर देंगे, सिमुक की मृत्यु के बाद सातवाहन वंश का शासक उसी का छोटा भाई कृष्णा या कान्हा शासक बना और कान्हा के बाद उसी का पुत्र सातकर्णी शासक बना था। अगला प्रश्न बना, सातवाहन वंश की राजधानी कहाँ थी? तो इसका उत्तर है सातवाहन वंश की राजधानी प्रतिष्ठान थी। कहाँ थी? प्रतिष्ठान थी और यह महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद में आती है। सातवाहन वंश की राजधानी कहाँ है? तो दोस्तों, उत्तर देंगे सातवाहन वंश की राजधानी प्रतिष्ठान प्रतिष्ठान है और यह महाराष्ट्र के राज्य औरंगाबाद में आती है। अगला प्रश्न बना, भारत पर सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला वंश कौन था? तो दोस्तों, ध्यान देंगे, भारत पर सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला वंश सातवाहन वंश था। कौन था वंश था? सातवाहन वंश था और जो लगभग 280 वर्ष तक शासन किए। यानी सातवाहन वंश के लोग लगभग 280 वर्ष तक शासन किए। इतना लंबा शासन कभी किसी ने नहीं किया था। तो प्रश्न यहाँ पर यही बना, भारत पर सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला वंश कौन था? आप उत्तर देंगे, भारत पर सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला वंश सातवाहन वंश था, जो कि लगभग 280 वर्ष तक शासन किया था। तो दोस्तों, अभी तक 3 क्वेश्चन क्लियर हुआ। सिमुक की मृत्यु के बाद सातवाहन वंश का शासक कौन बना? उत्तर देंगे, सिमुक की मृत्यु के बाद सातवाहन वंश का शासक उसका छोटा भाई कृष्णा या कान्हा शासक बना था और कान्हा के बाद उसी का पुत्र सातकर्णी शासक बना था। फिर प्रश्न आया था, सातवाहन वंश का राजधानी कहाँ थी? तो दोस्तों, सातवाहन वंश की राजधानी प्रतिष्ठान थी और यह महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद में आती है। अगला प्रश्न बना था, भारत पर सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला वंश कौन था? तो हमने आपको बताया, भारत पर सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला वंश सातवाहन वंश था, जो कि लगभग 280 वर्ष तक शासन किया था। अगला प्रश्न बना, पुराणों में इनको क्या कहा जाता था? ध्यान देंगे, पुराणों में इनको क्या कहा जाता था? तो दोस्तों, पुराणों में इनको आंध्र कहा जाता था और अभिलेखों में इन्हें सातवाहन कहा जाता था। तो दोस्तों, यहाँ पुराणों में इन्हें आंध्र कहा जा रहा है और अभिलेखों में इन्हें सातवाहन कहा जा रहा है, तो इसीलिए इनको आंध्र सातवाहन कहा जाता था।
अगला प्रश्न बना, सातवाहन वंश के वंशावली की जानकारी कहाँ से मिलती है? सातवाहन वंश के वंशावली की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो दोस्तों इसकी जानकारी मत्स्य पुराण से मिलती है। ध्यान देंगे यहाँ पर मैंने एक मत्स्य पुराण का टिक लगाया है। तो जो सातवाहन वंश है दोस्तों, इसके वंशावली की जानकारी मत्स्य पुराण से मिलती है। और प्रश्न यहाँ पर यही बन रहा है, सातवाहन वंश के वंशावली की जानकारी कहाँ से मिलती है? आप उत्तर देंगे सातवाहन वंश के वंशावली की जानकारी मत्स्य पुराण से मिलती है। अगला प्रश्न बना, इनकी राजकीय भाषा क्या थी? हर वंश की कोई न कोई राजकीय भाषा हुआ करती थी। तो दोस्तों प्रश्न यहाँ पर यही बन रहा है कि इनकी राजकीय भाषा क्या थी? तो इसका उत्तर है, इनकी राजकीय भाषा प्रकृत थी। क्या थी? प्रकृत थी। और इनकी लिपि ब्राह्मी लिपि थी। तो यहाँ पर दो प्रश्न बन गया, राजकीय भाषा क्या थी और इनकी लिपि क्या थी? तो दोनों प्रश्न का उत्तर यहाँ मिल गया आप लोगों को कि इनकी राजकीय भाषा प्रकृत थी और इनकी लिपि ब्राह्मी लिपि हुआ करती थी। तो दोस्तों प्रश्न बनेगा, इनकी राजकीय भाषा क्या थी और इनकी लिपि क्या थी? आप उत्तर देंगे इनकी राजकीय भाषा प्रकृत थी और इनकी लिपि ब्राह्मी लिपि थी। तो दोस्तों अभी आपने सातवाहन वंश के बारे में पढ़ा और मैंने आपको बताया सिमुक के मृत्यु के बाद सातवाहन वंश का शासक उसका छोटा भाई कृष्णा या कान्हा शासक बना और कान्हा के बाद इसका पुत्र सातकर्णी शासक बना। फिर मैंने आपको बताया सातवाहन वंश की राजधानी प्रतिष्ठान थी और यह महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद में आती है। और फिर मैंने आपको बताया भारत पर सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला वंश सातवाहन वंश था, जो कि लगभग 280 वर्ष तक शासन किया। और पुराणों में इनको आंध्र कहा गया, अभिलेखों में इन्हें सातवाहन कहा गया, इसलिए इन्हें आंध्र सातवाहन कहा जाता था। और सातवाहन वंश की वंशावली की जानकारी मत्स्य पुराण से मिलती है। और दोस्तों इनकी राजकीय भाषा प्रकृत थी और इनकी लिपि ब्राह्मी लिपि हुआ करती थी। अब दोस्तों हम लोग अगला शासक सातकर्णी के बारे में पढ़ेंगे। और सातकर्णी का सबसे पहले प्रश्न बन रहा है, सातकर्णी का विवाह किससे हुआ था? ध्यान देंगे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है उसी को पढ़ाया जाता है, क्योंकि इतिहास बहुत बड़ा होता है। अगर सारी बातों को हम लोग पढ़ाएं तो पढ़ाना भी मुश्किल हो जाएगा और याद करना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सारी बातें एग्जाम में नहीं पूछी जाती हैं। जो इम्पॉर्टेंट बातें होती हैं उन्हीं प्रश्न उत्तर को हम पढ़ाते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न बन रहा है सातकर्णी का विवाह किससे हुआ? तो दोस्तों उत्तर देंगे सातकर्णी का विवाह नागनिका से हुआ था। किससे हुआ था? नागनिका से हुआ था। अगला प्रश्न बना, नागनिका के द्वारा किस अभिलेख का निर्माण करवाया गया था? तो दोस्तों आप उत्तर देंगे नागनिका के द्वारा नाना घाट अभिलेख का निर्माण करवाया गया था, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। नागनिका के द्वारा किस अभिलेख का निर्माण करवाया गया? ध्यान दीजिएगा, नागनिका के द्वारा अभिलेख का निर्माण कराया जा रहा है। और दोस्तों उस अभिलेख का नाम है नाना घाट अभिलेख, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। तो प्रश्न यही बन रहा है, नागनिका के द्वारा किस अभिलेख का निर्माण कराया गया? आप उत्तर देंगे नागनिका के द्वारा नाना घाट अभिलेख का निर्माण कराया गया, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। अगला प्रश्न बना, किस अभिलेख में ब्राह्मणों को पहली बार भूमि दान करने का साक्ष्य मिलता है? किस अभिलेख में ब्राह्मणों को पहली बार भूमि दान करने का साक्ष्य मिलता है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा नाना घाट अभिलेख में ब्राह्मणों को पहली बार भूमि दान करने का साक्ष्य मिलता है, या ऐसे कह सकते हैं नाना घाट अभिलेख में ब्राह्मणों को पहली बार भूमि दान करने की प्रथा का साक्ष्य मिलता है। ध्यान देंगे नाना घाट वही अभिलेख है जो कि नागनिका के द्वारा बनवाया गया था। तो नाना घाट अभिलेख में ब्राह्मणों को पहली बार भूमि दान करने की प्रथा का साक्ष्य मिलता है। तो दोस्तों अभी आप लोगों ने देखा सातकर्णी का विवाह नागनिका से हो रहा है। नागनिका के द्वारा नाना घाट अभिलेख का निर्माण कराया जा रहा है, जो कि महाराष्ट्र में मिला। और दोस्तों नाना घाट अभिलेख में ब्राह्मणों को पहली बार भूमि दान करने की प्रथा का साक्ष्य मिल रहा है। अब इसके बाद दोस्तों
अगला राजा है हॉल। इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और इसमें केवल 2-3 प्रश्न बनते हैं। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले प्रश्न आ रहा है, हॉल ने किसकी रचना की थी? इसका उत्तर है हॉल ने प्राकृत भाषा में गाथा सप्तशती की रचना की थी, जो कि एक प्रेम कहानी है। गाथा सप्तशती क्या है दोस्तों? तो गाथा सप्तशती एक प्रेम कहानी है जिसकी रचना हॉल के द्वारा किया जा रहा है और गाथा सप्तशती प्राकृत भाषा में लिखी जा रही है। हॉल के द्वारा प्राकृत भाषा में गाथा सप्तशती की रचना करते हैं और दोस्तों जो कि एक प्रेम कहानी है। तो प्रश्न बन रहा है हॉल ने किसकी रचना की थी? आप उत्तर देंगे हॉल ने प्राकृत भाषा में गाथा सप्तशती की रचना की, जो कि एक प्रेम कहानी है। अगला प्रश्न बना गुणाध्य। गुणाध्य ने किसकी रचना की थी? तो दोस्तों इसका उत्तर है गुणाध्य के द्वारा प्राकृत भाषा में बृहत कथा कोश की रचना किया गया। गुणाध्य किसकी रचना कर रहे हैं? दोस्तों गुणाध्य के द्वारा प्राकृत भाषा में बृहत कथा कोश की रचना किया जा रहा है और हाँ हॉल के द्वारा प्राकृत भाषा में गाथा सप्तशती की रचना की जा रही है। अगला प्रश्न बना सर्ववर्मन के द्वारा किसकी रचना की गई? तो दोस्तों इसका उत्तर है सर्ववर्मन के द्वारा संस्कृत भाषा में कातंत्र की रचना की गई थी। सर्ववर्मन के द्वारा किसकी रचना की गई? इसका उत्तर बनेगा सर्ववर्मन के द्वारा संस्कृत भाषा में कातंत्र की रचना की गई। तो दोस्तों मैंने आपको बताया हॉल ने प्राकृत भाषा में गाथा सप्तशती की रचना की, जो कि एक प्रेम कहानी है, यानी एक प्रेम कहानी है और गुणाध्य के द्वारा प्राकृत भाषा में बृहत कथा की रचना की जा रही है, यानी बृहत कथा कोश की रचना की जा रही है और सर्ववर्मन के द्वारा संस्कृत भाषा में कातंत्र की रचना किया जा रहा है। इसके बाद दोस्तों आते हैं गौतमी पुत्र सातकर्णी। कौन आ रहा है? गौतमी पुत्र सातकर्णी की बात हम करेंगे और इसमें पहला प्रश्न बना सातवाहन वंश का सबसे महान शासक कौन बना? तो दोस्तों हर वंश में कोई न कोई एक ऐसा महान शासक बनता है जो सबसे महान होता है, कोई न कोई ऐसा शासक बनता है जो सबसे महान होता है। तो प्रश्न यहाँ पर यही बन रहा है सातवाहन वंश का सबसे महान शासक कौन बना? आप उत्तर देंगे सातवाहन वंश का सबसे महान शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी बना था। सातवाहन वंश का सबसे महान शासक कौन बना? सातवाहन वंश का सबसे महान शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी बना था। फिर अगला प्रश्न आया गौतमी वलश्री के नासिक अभिलेख का संबंध किससे है? आप उत्तर देंगे गौतमी वलश्री के नासिक अभिलेख का संबंध गौतमी पुत्र सातकर्णी से है। प्रश्न है गौतमी वलश्री के नासिक अभिलेख का संबंध किससे है? तो दोस्तों इसका संबंध गौतमी वलश्री के नासिक अभिलेख का संबंध गौतमी पुत्र सातकर्णी से है। सातवाहन वंश का सबसे महान शासक कौन है? गौतमी पुत्र सातकर्णी है और गौतमी वलश्री के नासिक अभिलेख का संबंध गौतमी पुत्र सातकर्णी से है। फिर अगला प्रश्न बना किसको वेदों का आश्रयदाता कहा जाता था? तो दोस्तों गौतमी पुत्र सातकर्णी को ही वेदों का आश्रयदाता कहा जाता था। गौतमी पुत्र सातकर्णी को ही वेदों का आश्रयदाता कहा जा रहा है। तो प्रश्न यही बना किसको वेदों का आश्रयदाता कहा गया? आप उत्तर देंगे गौतमी पुत्र सातकर्णी को ही वेदों का आश्रयदाता कहा जाता था। अगला प्रश्न बना नहपान को किसने हराया था? नहपान को किसने हराया था? तो दोस्तों उत्तर देंगे नहपान को गौतमी पुत्र सातकर्णी के द्वारा हराया गया था। नहपान को गौतमी पुत्र सातकर्णी के द्वारा हराया गया था। प्रश्न पूछेगा नहपान को किसने हराया? आप उत्तर देंगे गौतमी पुत्र सातकर्णी ने नहपान को हराया था। फिर अगला प्रश्न बना चांदी के लगभग 8,000 सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए थे? इसका उत्तर बनेगा चांदी के लगभग 8,000 सिक्के नासिक से प्राप्त हुए थे। कहाँ से प्राप्त हो रहे हैं? नासिक से प्राप्त हो रहे हैं, जिसमें एक तरफ नहपान एवं दूसरे तरफ गौतमी पुत्र सातकर्णी का नाम था। यानी कि जो सिक्का है उसमें एक तरफ नहपान एवं दूसरे तरफ गौतमी पुत्र सातकर्णी का नाम अंकित था।
तो दोस्तों प्रश्न आएगा, चांदी के लगभग 8000 सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए थे? आप उत्तर देंगे, चांदी के लगभग 8000 सिक्के नासिक से प्राप्त हुए थे, जिसमें एक तरफ नहपान एवं दूसरे तरफ गौतमीपुत्र सातकर्णी का नाम अंकित था। अगला प्रश्न बना, सातवाहन वंश का अंतिम शासक कौन था? आप उत्तर देंगे, सातवाहन वंश का अंतिम शासक पुलवामी चतुर्थ था। सातवाहन वंश का अंतिम शासक कौन था? आप उत्तर देंगे, सातवाहन वंश का अंतिम शासक पुलवामी चतुर्थ था। तो दोस्तों सातवाहन वंश में हमने आपको बताया कि सातवाहन वंश का सबसे महान शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी था। गौतमी वंशरी के नासिक अभिलेख का संबंध गौतमीपुत्र सातकर्णी से है और गौतमीपुत्र सातकर्णी को वेदों का आश्रयदाता कहा जाता है और नहपान को गौतमीपुत्र सातकर्णी ने हराया था और चांदी के लगभग 8000 सिक्के नासिक से प्राप्त हुए थे। तो दोस्तों चांदी के लगभग 8000 सिक्के नासिक से प्राप्त हुए थे, जिसमें एक तरफ नहपान एवं दूसरी तरफ गौतमीपुत्र सातकर्णी का नाम अंकित था और सातवाहन वंश का अंतिम शासक पुलवामी चतुर्थ था। प्रश्न आएगा, सातवाहन वंश का अंतिम शासक कौन? तो दोस्तों आप उत्तर देंगे, सातवाहन वंश का अंतिम शासक पुलवामी चतुर्थ था। अगला प्रश्न बना, सबसे ज्यादा शीशे के सिक्के किसके द्वारा चलवाए गए थे? तो दोस्तों उत्तर देंगे, सबसे ज्यादा, ध्यान देंगे ज्यादा की बात हो रही है, तो सबसे ज्यादा शीशे के सिक्के सातवाहनों के द्वारा चलवाए गए थे। किसके द्वारा चलवाए गए थे? सबसे ज्यादा शीशे के सिक्के सातवाहनों के द्वारा चलवाए गए थे और जो ये शीशे का प्रयोग करते थे उसे रोम वाले इलाके से मंगाया जाता था। दोस्तों अगर कोई व्यक्ति शीशे का सिक्का चलवा रहा है तो जो शीशा है जिससे सिक्का बनाया जा रहा है कहीं न कहीं इसको मंगाएगा, यानी कि आयात करेगा। जिस शीशे से सिक्का बनाया जाता था तो उस शीशे को कहाँ से मंगाया जाता था? रोम वाले इलाके से मंगाया जाता था। तो प्रश्न यहाँ यही पूछ रहा है, सबसे ज्यादा शीशे के सिक्के किसके द्वारा चलवाए गए थे? आप उत्तर देंगे, सबसे ज्यादा शीशे के सिक्के सातवाहनों के द्वारा चलाए गए थे और जो इस शीशे का प्रयोग करते थे सिक्का बनाने के लिए उसे रोम वाले इलाके से मंगाया जाता था। अगला प्रश्न बना, सातवाहन वंश के द्वारा कौन कौन से सिक्के चलवाए गए? ध्यान दीजिएगा, सिक्के तो बहुत प्रकार के चलाए जाते थे, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कि सातवाहनों के द्वारा कौन कौन से सिक्के चलवाए गए थे? तो इसका उत्तर होगा, सातवाहन वंश के द्वारा चांदी के सिक्के चलवाए गए, फिर तांबा के सिक्के चलवाए गए और पोटीन यानी घटिया चांदी के सिक्के चलवाए गए और दोस्तों अभी मैंने ऊपर बताया कि शीशे के सिक्के भी चलवाए गए, किसके द्वारा? सातवाहनों के द्वारा। तो प्रश्न आया, सातवाहन वंश के द्वारा कौन कौन से सिक्के चलवाए गए थे? आप उत्तर देंगे, सातवाहनों के द्वारा यानी सातवाहन वंश के द्वारा चांदी के सिक्के, तांबा के सिक्के, पोटीन यानी घटिया चांदी के सिक्के और शीशे के सिक्के चलवाए गए थे। अगला प्रश्न बना, सातवाहन वंश मातृसत्तात्मक समाज थी या पितृसत्तात्मक समाज? प्रश्न आ रहा है, सातवाहन वंश मातृसत्तात्मक समाज थी या पितृसत्तात्मक समाज? तो दोस्तों इसका उत्तर बनेगा, सातवाहन वंश मातृसत्तात्मक समाज थी। ध्यान दीजिएगा, सातवाहन वंश मातृसत्तात्मक समाज थी और यहाँ पर नाम के पहले माता का नाम लिखा जाता था। जब भी किसी राजा का नाम लिखा जाता था तो माता का नाम लिखा जाता था। जैसे अभी मैंने आपको ऊपर बताया है कि जो गौतमी पुत्र सातकर्णी हैं, तो गौतमी इनके माता का नाम है। सातकर्णी तो राजा का नाम है, लेकिन गौतमी इनके माता का नाम है, तो लिखा गया गौतमी पुत्र सातकर्णी। यानी कि जब भी राजा का नाम लिखा जाता था तो सबसे पहले माता का नाम लिखा जाता था, उसके बाद राजा का नाम लिखा जाता था। यहाँ पर यही प्रश्न बन रहा है, सातवाहन वंश मातृसत्तात्मक समाज था या पितृसत्तात्मक? आप उत्तर देंगे, सातवाहन वंश मातृसत्तात्मक समाज था और यहाँ पर नाम के पहले माता का नाम लिखा जाता था, लेकिन राजा पुरुष ही होता था। ध्यान देंगे, सातवाहन वंश मातृसत्तात्मक समाज तो थी
और नाम के पहले माता का ही नाम लिखा जाता था, लेकिन राजा पुरुष होता था। तो दोस्तों इस प्रकार से आज का चैप्टर जो तो दोस्तों आज का चैप्टर ब्राह्मण साम्राज्य भाग 3 खत्म होता है, लेकिन आइए इसको एक बार और रिवीजन करते हैं, क्योंकि मैं आप लोगों को बार-बार बताता हूँ, जब भी कोई चैप्टर पढ़िए, उसके बाद उसको दिल से रिवीजन करिए, क्योंकि अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे और चैप्टर याद कर लेंगे, याद करने के बाद भी वो चैप्टर भूल जाते हैं। इसलिए मैं हर चैप्टर को पढ़ाने के बाद उसकी रिवीजन कराता हूँ और पढ़ाने से पहले, उसके पहले का चैप्टर मैं रिवीजन कराता हूँ। तो दोस्तों आइए सबसे पहले आज का चैप्टर ब्राह्मण साम्राज्य भाग 3 एक बार रिवीजन करते हैं। तो दोस्तों ब्राह्मण साम्राज्य भाग 3 में आज का सबसे पहले प्रश्न बना था, सिमुक के मृत्यु के बाद सातवाहन वंश का शासक कौन बना? तो दोस्तों हमने आपको बताया था, सिमुक के मृत्यु के बाद सातवाहन वंश का शासक उसका छोटा भाई कृष्णा या कान्हा शासक बना था, और कान्हा के बाद इसका पुत्र सातकड़ी शासक बना था। फिर अगला प्रश्न बना था, सातवाहन वंश की राजधानी कहाँ थी? हमने आपको बताया सातवाहन वंश की राजधानी प्रतिष्ठान थी, और यह महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद में आती है। अगला प्रश्न बना, भारत पर सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला वंश कौन था? इसका उत्तर बना था, भारत पर सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला वंश सातवाहन वंश था, जो कि लगभग 280 वर्ष तक शासन किया था। अगला प्रश्न बना, पुराणों में इसको क्या कहा जाता था? तो दोस्तों पुराणों में इसे आंध्र कहा जाता था, और अभिलेखों में इन्हें सातवाहन कहा जाता था, इसलिए इन्हें आंध्र सातवाहन कहा जाता था। अगला प्रश्न बना, सातवाहन वंश के वंशावली की जानकारी कहाँ से मिलती है? इसका उत्तर बना था, सातवाहन वंश के वंशावली की जानकारी मत्स्य पुराण से मिलती है। फिर अगला प्रश्न बना, इनकी राजकीय भाषा क्या थी? दोस्तों इनकी राजकीय भाषा प्राकृत थी, और इनका लिपि ब्राह्मी लिपि हुआ करती थी। फिर सातकड़ी से प्रश्न बना, सातकड़ी का विवाह किससे हुआ था? इसका उत्तर बना था, सातकड़ी का विवाह नागनिका से हुआ था। फिर अगला प्रश्न बना था, नागनिका के द्वारा किस अभिलेख का निर्माण करवाया गया था? मैंने आपको बताया था, नागनिका के द्वारा नाना घाट अभिलेख का निर्माण करवाया गया था। और फिर अगला प्रश्न बना, किस अभिलेख में ब्राह्मणों को पहली बार भूमि दान करने की प्रथा का साक्ष्य मिलता है? उत्तर बना, नाना घाट अभिलेख में ब्राह्मणों को पहली बार भूमि दान करने की प्रथा का साक्ष्य मिलता है। फिर हॉल के बारे में मैंने आपको बताया, हॉल ने किसकी रचना की थी? तो दोस्तों हॉल ने प्राकृत भाषा में गाथा सप्तशती की रचना की थी, जो कि एक प्रेम कहानी है। अगला प्रश्न बना था, गुणाध ने किसकी रचना की थी? तो दोस्तों गुणाध के द्वारा प्राकृत भाषा में बृहद कथा कोश की रचना की गई थी। और अगला प्रश्न बना, सर्ववर्मन के द्वारा किसकी रचना की गई थी? तो दोस्तों इसका उत्तर बना था, सर्ववर्मन के द्वारा संस्कृत भाषा में कातंत्र की रचना की गई थी। उसके बाद गौतमी पुत्र सातकड़ी के बारे में हमने आपको बताया, जिसमें पहला प्रश्न बना था, सातवाहन वंश का सबसे महान शासक कौन बना था? उत्तर बना, सातवाहन वंश का सबसे महान शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी था। और अगला प्रश्न बना था, गौतमी वलश्री के नासिक अभिलेख का संबंध किससे है? तो दोस्तों इसका उत्तर बना था, गौतमी बलश्री के नासिक अभिलेख का संबंध गौतमी पुत्र सातकड़ी से है। फिर अगला प्रश्न बना, किसको वेदों का आश्रयदाता कहा जाता था? तो दोस्तों गौतमी पुत्र सातकड़ी को वेदों का आश्रयदाता कहा जाता था। फिर अगला प्रश्न बना, नहपान को किसने हराया था? मैंने आपको बताया था, नहपान को गौतमी पुत्र सातकड़ी के द्वारा हराया गया था। फिर अगला प्रश्न बना, चांदी के लगभग 8000 सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए थे? हमने आपको बताया, चांदी के लगभग 8000 सिक्के नासिक से प्राप्त हुए थे, जिसमें एक तरफ नहपान एवं दूसरी तरफ गौतमी पुत्र सातकर्णी का नाम अंकित था। और दोस्तों सातवाहन वंश का अंतिम शासक कौन था? इसका उत्तर बना था, सातवाहन वंश का अंतिम शासक पुलवामी चतुर था। फिर अगला प्रश्न बना, सबसे ज्यादा शीशे के सिक्के किसके द्वारा चलवाए गए थे? इसका उत्तर बना था, सबसे ज्यादा शीशे के सिक्के सातवाहनों के द्वारा चलवाए गए थे। और ये लोग जो शीशे प्रयोग करते थे उसे रोम वाले इलाके से मंगाया करते थे।
सातवाहन वंश के द्वारा कौन-कौन से सिक्के चलाए गए थे? तो दोस्तों इसका उत्तर बना था सातवाहन वंश के द्वारा चांदी के सिक्के, तांबा के सिक्के, प्रोटीन यानी घटिया चांदी के सिक्के और शीशे के सिक्के चलवाए गए थे। फिर अगला प्रश्न बना, सातवाहन वंश मातृसत्तात्मक समाज थी या पितृसत्तात्मक? तो दोस्तों इसका उत्तर बना था सातवाहन वंश मातृसत्तात्मक समाज थी। यहाँ पर नाम से पहले माता का नाम लिखा जाता था, लेकिन राजा पुरुष ही होता था। तो दोस्तों मैंने आपको बताया सिमुक की मृत्यु के बाद सातवाहन वंश का शासक उसका छोटा भाई कृष्णा या कान्हा शासक बना था और कान्हा के बाद उसका पुत्र सातकड़ी शासक बना। सातवाहन वंश की राजधानी प्रतिष्ठान थी और यह महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद में आती है और भारत पर सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला वंश सातवाहन वंश था, जो कि लगभग 280 वर्ष तक शासन किया था। पुराणों में इनको आंध्र कहा गया और अभिलेखों में इन्हें सातवाहन कहा गया, इसलिए इन्हें आंध्र सातवाहन कहा गया। और सातवाहन वंश के वंशावली की जानकारी मत्स्य पुराण से मिलती है और इनकी भाषा प्राकृत थी और इनकी लिपि ब्राह्मी लिपि थी। सातकड़ी का विवाह नागनिका से हुआ था। नागनिका के द्वारा नाना घाट अभिलेख का निर्माण कराया गया था। नाना घाट अभिलेख में ब्राह्मणों को पहली बार भूमि दान करने की प्रथा का साक्ष्य मिला था। हाल ने प्राकृत भाषा में गाथा सप्तशती की रचना की थी, जो कि एक प्रेम कहानी है। गुणाद ने प्राकृतिक भाषा में बृहत कथा कोश की रचना किया था और सर्ववर्मन के द्वारा संस्कृत भाषा में कातंत्र की रचना की गई थी। और इसके बाद दोस्तों गौतमी पुत्र सातकर्णी आता है। इसमें सातवाहन वंश का सबसे महान शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी था। गौतमी बलश्री के नासिक अभिलेख का संबंध गौतमी पुत्र सातकर्णी से है। गौतमी पुत्र सातकर्णी को वेदों का आश्रयदाता कहा जाता था और दोस्तों नहपान को गौतमी पुत्र सातकर्णी ने हराया था। चांदी के लगभग 8000 सिक्के नासिक से प्राप्त हुए थे, जिसमें एक तरफ नहपान एवं दूसरी तरफ गौतमी पुत्र सातकर्णी का नाम अंकित था और सातवाहन वंश का अंतिम शासक पुलवामी चतुर था। और दोस्तों सबसे ज्यादा शीशे के सिक्के सातवाहनों के द्वारा ही चलाए गए थे और ये शीशे का प्रयोग जो करते थे उसे रोम वाले इलाके से मंगाया करते थे। सातवाहन वंश के द्वारा चांदी के सिक्के, तांबा के सिक्के, प्रोटीन यानी घटिया चांदी के सिक्के और शीशे के सिक्के चलवाए गए थे और सातवाहन वंश मातृसत्तात्मक समाज थी। यहाँ पर नाम के पहले माता का नाम आता था, लेकिन राजा पुरुष ही हुआ करता था। तो दोस्तों इस प्रकार आज के चैप्टर को मेरे द्वारा रिवीजन करा दिया गया और दोस्तों यहीं पर आज का चैप्टर समाप्त होता है। और मैं कहूँगा दोस्तों, बार बार कहता हूँ कि रिवीजिंग मस्ट है, रिवीजिंग जरूर करेंगे। बिना रिवीजिंग का कोई काम बनने वाला नहीं है। अगर आप याद भी कर लेते हैं तो कॉन्फिडेंस लेवल याद करने स्कूल नहीं बढ़ता है जब तक आपकी रिवीजिंग नहीं करते हैं। और दोस्तों आज की क्लास को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।